फ्रेंड्स, माइकलसन मोर्ले का प्रयोग देखिए। माइकलसन मोर्ले का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएससी फाइनल ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य होता है प्रकाश की चाल का अध्ययन करना। अपने को ये बताना है कि इसमें प्रकाश का चाल जो होता है सभी दिशाओं में समान होता है कि नहीं होता है, इसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है, ये हमको इसमें बताना है। इसके लिए हमने उद्देश्य देखा है। उसके बाद देखिए अपन इसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ईथर लेते हैं। ईथर को अपन एक फ्रेम की तरह मानते हैं और फ्रेम को अपन स्थिर करते हैं और कभी उसको मोशन में लेते आते हैं। इसमें हमको दो चाल निकालना है, प्रकाश की चाल का अध्ययन करना है और अपने को पृथ्वी की चाल का अध्ययन करते हैं। इसमें डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या बोलता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है, पहले बता देता हूँ मैं, जो इसके उपकरण में आ जाएगा। एस आपका स्रोत है जो आपको दिख रहा होगा, एस सोर्स दिख रहा होगा। एस सोर्स है, उसके बाद में देखिए क्या होता है, एस सोर्स है, पी एक प्लेट है जिसमें जो इसका जो आंशिक भाग है वो चांदी से कलयुक्त होता है। इसके बाद कुछ किरण यहाँ पर आती है, एक समतल दर्पण M1 होता है, एक समतल दर्पण M2 होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L1 होती है, तो ये भी दूरी समान होती है। ये क्या है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L2 और L1 जो होते हैं आपस में समान होते हैं। और आपका जो ये जो आपको दिख रहा है P डैश, ये जो है वो इमेजिनरी पोजीशन है। जो P का कुछ एक प्लेट अलग से लिया जाता है, P डैश इमेजिनरी पोजीशन है, आपको नहीं दिखेगा। बट आप 1.8 डायग्राम नंबर 1.8 में आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो वेलोसिटी है पृथ्वी की वेलोसिटी, पृथ्वी का जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन होता है P से M2 की ओर होता है, इसको आपको पता करना है। T आपका टेलीस्कोप है। कार्य कैसे करेगा मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, आप देखिए। इसके लिए सबसे पहले प्रकाश स्रोत S होता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद एक आंशिक रूप से चांदी से कलई युक्त प्लेट P लेते हैं। ये प्लेट P दिख रहा है उसका जो एक भाग रहता है, आधा भाग, ये जो एक भाग रहता है वो चांदी से कलयुक्त रहता है। इसका मतलब क्या होता है, जो किरणें यहाँ पर आके टकराती हैं, यहाँ से ऐसे जो किरणें, प्रकाश किरणें आती हैं, कौन से वेग से, सी वेग से, वो क्या होती, कुछ किरणें इस पर टकरा कर परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित मतलब यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद क्या होता है, M1 पर टकराता है, ठीक है। और कुछ किरणें जो होती हैं इस तरीके से आगे निकलती हैं और प्लेट M2 तक पहुँचती है। तो कुछ किरणें अपवर्तित होती हैं, कुछ किरणें परावर्तित होती हैं। इसी चीज़ को आपको बताया गया, जिससे प्रकाश किरण का कुछ भाग P से टकराकर दर्पण M1 पर परावर्तित होता है तथा कुछ भाग अपवर्तित होकर M2 पर टकराता है। यहाँ तक अपने को समझ आ चुका है। इसके बाद देखते हैं कि अपन आगे क्या करते हैं। M1 व M2 से परावर्तित प्रकाश पुनः प्लेट P पर टकराता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रकाश किरण इस तरीके से परावर्तित होकर यहाँ पर पहुँचा था और जो कुछ प्रकाश किरण इस तरीके से अपवर्तित होकर यहाँ पर पहुँचा था, वो किरण वापस आता है इस तरीके से दर्पण से टकराकर। जैसे दर्पण पे आप कोई लाइट फोकस करेंगे तो टकराकर आप तक पहुँचती है, वैसे ही यहाँ पर जो किरण आई थी, जैसे अपन इधर डायरेक्शन में आया था, वापस चला जाता है M2 से कहाँ पर, P पर, और M1 से कहाँ पर आ जाता है, P पर, और वो डायरेक्ट जाता है कहाँ पर, टेलीस्कोप पर। दो किरणें आपस में जब मिलती है तो उस घटना को अपन क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण की घटना से हमको फ्रिंज प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है, दूरदर्शी पर। दूरदर्शी मतलब T, टेलीस्कोप बोलते हैं। इस फ्रिंजों को अपन वहाँ से देख सकते हैं। इन फ्रिंजों में जो विस्थापन होता है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। हम अब यही बता रहे हैं कि जो पृथ्वी की तीसरा पॉइंट, जो मैंने पॉइंट्स समझाया है, जो तीसरा पॉइंट होता है, पृथ्वी की गति की दिशा PM2 की दिशा में होती है। बोलने का मतलब है, यहाँ पर आपने देख रहे होगा, हमने E को मतलब पृथ्वी है, S मतलब सन है, इसकी वेलोसिटी क्या है, V है। अर्थ की वेलोसिटी क्या है, V है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, P से M2, मतलब इधर से फॉरवर्ड में है, ठीक है। आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं E को, मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल इसका क्या बोलता है, पृथ्वी का जो वेग है वो V है। इस वेग से प्रकाश किरण जितने समय में प्लेट P से परावर्तित होकर M1 पर पहुंचेगी, उतने ही समय में M1 किसकी, M1 डैश हो जाएगी। इसका बोलने का मतलब क्या है, जो प्रकाश किरण यहाँ तक आपतित हुआ था, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लेता है, उतना ही समय में जो आपका पोजीशन, ये M1 का पोजीशन यहाँ दिख रहा है, वही पोजीशन यहाँ पर पहुँच जाएगा। कितने समय में, TU समय में। मतलब यहाँ से किरण को यहाँ तक पहुँचने में और इस पोजीशन को पूरा यहाँ तक शिफ्ट होने में उतना ही समय लगता है। तो आपका जो परावर्तन है, जो बाद में होगा, वो परावर्तन M1 से ना होकर M1 डैश से होता है। यही बताया, प्रकाश का पुनः परावर्तन M1 से ना होकर M1 डैश से होगा। बोलने का मतलब वही है, जो अपना यहाँ पर जो समय है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय TU है, उतना ही समय TU समय आपको यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है। मतलब आप दोनों का समय निकाल सकते हैं और दोनों का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते देखिए। सबसे पहले अपन प्रकाश का वेग मानते हैं, क्या है, C है। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, आपको अच्छे से पता होगा। C क्या है, प्रकाश का वेग है, तो PM1, प्रकाश का वेग मतलब प्रकाश इस तरीके से आया और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हुआ, P से M1 हुआ, इसलिए अपन ने यहाँ पर PM1 लिया है, अपॉन में TU लिए हैं। TU क्या है, समय, ठीक है। TU क्यों लेते हैं, क्योंकि U डायरेक्शन पे है, V डायरेक्शन और W, तो अपन TU लेते हैं।
आप टी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और है पी एम वन डैश अपॉन में टी, पी एम वन डैश क्यों लिए? क्योंकि मैंने बताया कि जो एम वन है वो शिफ्ट हो चुका है पी एम वन डैश पर, तो ये जो पॉइंट है अपन इसको पी ही लेते हैं, तो पी एम वन डैश और पी एम वन दोनों बराबर हैं, दोनों की दूरी भी आपका एल वन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया। ठीक, उसके बाद उसी प्रकार देखते हैं पृथ्वी का वेग क्या है। पृथ्वी का वेग जो है वी है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, एम वन डैश अपॉन में टी। इसका मतलब ये होता है कि जो ये है, जो पोजीशन m1 है वो पोजीशन m1 से हटकर m1 डैश हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो m1 डैश हो जाएगी और आपका समय उतना ही लगेगा। तो समय आप अपन ने कांस्टेंट लिया टी, जो समय यहाँ पर लगा था वही समय यहाँ लगता है। ये पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी क्योंकि पृथ्वी किधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने यहाँ पर बताया पृथ्वी का डायरेक्शन मूव कर रहा है पी से m2 डायरेक्शन पर मूव बना, तो ऐसे जाएगा, इसलिए m1 से m1 डैश पर गति करता है। ये देखिए v का डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने ये निकला। इन दोनों में से आप ये निकाल सकते हैं, पी एम वन डैश या पी एम वन का वैल्यू सी टी यू आ जाता है, इधर मल्टीप्लाई होगा, समीकरण 1 दे देना, यहाँ से एम वन डैश आ जाएगा, ये वी टी यू हो जाएगा। कैसे आपको बता दिया मैंने, समीकरण 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे और वहाँ से अपन किसका वैल्यू निकालते, टी यू का। कैसे निकालते देखिए, त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी एम वन डैश या त्रिभुज ए डैश में ले सकते हैं, मैंने अलग से डायग्राम बना दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए पी ए डैश, तो यहाँ पर एंगल यहाँ पर बना है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर एल आ जाएगा, यहाँ सी टी यू आ जाएगा, यहाँ पर वी टी यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी टी यू और वी टी यू दोनों को एक साइड लेके आएंगे, यहाँ से टी यू कॉमन निकालेंगे, एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या बचेगा, वी स्क्वायर। इसके बाद देखिए टी यू का वैल्यू निकल जाता है। टी यू का वैल्यू क्या निकलता है, एल अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया कि जो पी से एम वन तक जाने में, पी से m1 तक जाने में और m1 तक वापस आने में लगा समय। बोलने का मतलब ये है, हमने ये बताया था कि आपका m1 ऊपर रहता है और p पॉइंट यहाँ पर रहता है, प्लेट यहाँ पर रहता है। जो किरण यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाने में कितना समय लेता है, टी यू लेता है। और ये किरण वापस भी तो आ रही है, परावर्तित होकर वापस भी तो आती है, तो वापस आने में भी समय कितना लेगा, टी यू। मतलब कितना टी यू हो जाएगा, 2 टी यू हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि p से m1 तक जाने में और m1 से p तक आने में वो डबल समय लेगा, टी यू समय लेगा, तो इसलिए टी वन इज इक्वल टू 2 टी यू ले लेना। आप टी यू की जगह पर टी रख सकते हैं, मैंने बताया है। एस इज इक्वल टू यहाँ पर एल अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एल नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2l आ जाएगा। तो 2l अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर किसका वैल्यू होगा, समीकरण टी वन का वैल्यू होगा, समीकरण नंबर 4 दे देंगे। इसी प्रकार अपन क्या निकालते हैं, 2 चीज़ और निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं बता रहा हूँ। अभी आपने क्या देखा, आपने देखा प्रकाश के लिए देखा। अब आप जो देख रहे हैं उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, मैं बता रहा हूँ। प्रकाश किरण जो P है, P से अपवर्तित, हमने परावर्तित वाला यहाँ पर लिया है, अब अपन बात कर रहे हैं अपवर्तित वाला। अपवर्तित वाला कौन सा हो जाएगा, अपवर्तित वाला आपका हो जाएगा ये वाला। अभी मैंने जो बात किया P से M1 तक और M1 से P तक आने में समय लिया, वो T1 निकल गया। अब मैं T2 निकालना चाह रहा हूँ। T2 कौन सा होगा, P से M2 तक जाने में और M2 से P तक आने में समय कितना लगता है, तो वो T2 हो जाएगा। उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रकाश किरण P से अपवर्तित होकर M2 तक जाता है तथा पृथ्वी की उसी दिशा में गति करता है। अपने को 2 डायरेक्शंस लेना है, एक डायरेक्शन अपना प्रकाश का वेग जाएगा और दूसरा रहेगा अपना पृथ्वी का वेग। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, c होता है, पृथ्वी का वेग v। जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, क्या बोलना अच्छे सुनेंगे, जब प्रकाश जो है वो भी आपका फॉरवर्ड जा रहे हैं और वेग भी, ये तो हमेशा वैसे ही जाता है। वेग जो है पृथ्वी का डायरेक्शन, तो पृथ्वी के वेग का डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही रहता है, लेकिन जो सी है उसका डायरेक्शन चेंज होगा, एक बार जाएगा और एक बार वापस आएगा। तो दोनों में कैसे रहते, जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, तो आपने डॉपलर प्रभाव पड़ा होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाने पर सी माइनस वी होता है, आप डॉपलर प्रभाव पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग बराबर दूरी बटा समय होगा। हम यहाँ पर L2 ले सकते हैं लंबाई के लिए, तो L2 अपॉन में क्या हो जाएगा, TF क्यों लिए, TF मतलब होता है फॉरवर्ड टाइम, फॉरवर्ड टाइम मतलब जाने में, ठीक है ना, आने में अभी बचा है, आने में कैसे लेंगे बताऊं। तो TF का वैल्यू निकालेंगे, TF इज इक्वल टू L2 अपॉन में C माइनस वी। लेकिन यहाँ पर मैं L2 की जगह पर L क्यों रखा हूँ, क्योंकि मैं बताया L1 बराबर L2 बराबर L। कैसे, यहाँ पर देखिए L2 का मान और L1 का मान दोनों समान होगा, क्योंकि यहाँ जितने दूरी पर आप दर्पण M1 को रखे उतनी दूरी पर आप M2 को रखते हो। भले मैंने यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस, जो डायग्राम में थोड़ा सा अपना ज़्यादा दूरी दिख रहा है, बट L2 और L1 का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि L1 और L2 का डिस्टेंस सेम होने से यहाँ पर L रख सकता हूँ, यहाँ से TF का वैल्यू आएगा L अपॉन में C माइनस वी। समीकरण 5 हो गया। समीकरण 5 होने के बाद यहाँ पर हम C प्लस वी कैसे लेते हैं वो देखिए। मैंने बताया कि जो प्रकाश है वो जाएगा, तो
जाएगा तब सी और वी ऐसा रहेगा, लेकिन आएगा तब सी क्या होगा, वापस लौट रहा है, लेकिन वी का डायरेक्शन तो उधर ही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिलने पर सी प्लस क्या हो जाता है, वी हो जाता है। मिलने पर डॉपलर प्रभाव में आप देख सकते हैं, तो वेग बराबर दूरी बटा समय, यहाँ भी आप L2/TB, बी मतलब क्या होता है बैकवर्ड, एफ मतलब फॉरवर्ड, तो एल अपॉन में क्या हो जाएगा टीबी, टीबी का वैल्यू एल अपॉन में सी प्लस वी निकलेगा, समीकरण नंबर क्या हो जाता है 6। तो आप टीबी और टीएफ निकालें, वहाँ से आप टी टू निकाल सकते हैं, टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी टू इज इक्वल टू टी एफ प्लस टी बी हो जाएगा कुल समय। तो यहाँ पर अपन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने पर जब इसको सॉल्व करूँगा तो आप तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करने से आपका 2LC/C² - V² समीकरण नंबर 8 आता है। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं, आराम से हो सकता है। इसके बाद सबसे पहले हमारा समय का अंतर निकाल, समय में अंतर कैसे होगा, डेल टी टी टू माइनस ऑफ T1, कितना अंतर आता है ऊपर जाने और नीचे इधर साइड जाने में, हॉरिजॉन्टल जाने और ऊपर जाने में कितना समय लेता है, वो अपन निकालते डेल टी। मार्गांतर भी निकाल लेंगे, लेकिन पहले समयांतर निकाल दो। समय का अंतर कैसे निकालते देखिए, T2 का वैल्यू आपको पता है, T1 का वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या कॉमन निकल रहा है वो देखिए, यहाँ पर 2LC, यहाँ पर L2L है, यहाँ C² - V², यहाँ पर √C² - V, दोनों का मतलब अलग है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से C² को कॉमन निकालिए, यहाँ C² कॉमन निकालिए, यहाँ पर 1 बचेगा, -V²/C², पावर में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है। अब यहाँ पर देखिए 2L है, अपॉन में क्या निकालना है, C² निकालना है, लेकिन C² नहीं निकलेगा क्योंकि ये रूट है। C² ना निकल के यहाँ से क्या निकलता है, C निकलता है, दोनों में से C² निकाला हूँ, लेकिन मेरा C² ना निकल के C निकलता है, और अंडर रूट में 1 - V²/C² आता है। ये C क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट से C² निकलता है तो C बचता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आप इसको ऊपर लेके जाइए, ये C से एक C कट जाएगा, एक C से एक C कटने पर यहाँ पर नीचे में C बचेगा 2L/C, और यहाँ भी 2L/C, दोनों में से कॉमन निकालेंगे 2L/C, ये ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1 - V²/C² का पावर -1, और इसका पावर -1/2, क्यों, क्योंकि रूट है। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं द्विपद प्रमेय से या बाइनोमियल थ्योरम से, ये जो पावर रहता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर आकर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसको इंटर करते हैं तो ये 1 और ये -1 कट जाता है, V²/C² - V²/2C² बचता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से C² कॉमन निकाल लेते हैं, और इसको सॉल्व करने पर आपका 2V² - V²/2, तो आपका आता है LV²/C³, ये आपका क्या आता है, डेल टी आता है। इसके बाद आप मार्गांतर निकालेंगे, मार्गांतर कैसे निकालते हैं देखिए, मार्गांतर निकालते हैं, मार्गांतर किसके किसके बीच निकालना है, बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है, परावर्तित, और रिफ्रैक्टेड मतलब अपवर्तित, दोनों के मध्य में अपन मार्गांतर निकालते हैं। तो मार्गांतर क्या होता है, मार्गांतर क्या होता है, दूरी होता है, दूरी क्या होता है, दूरी बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो आप दूरी बराबर वेग गुणित समय लिख सकते हैं, C × डेल टी का वैल्यू आपके पास क्या आता है, LV²/C³, C³ से C कट जाता है, तो डेल एक्स का वैल्यू आता है LV²/C², ये आपका समीकरण 11 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसी के बेस पर ये आपका एक पार्ट हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पूरे उपकरण को 90 डिग्री से अपन घुमा देते हैं। बोलने का मतलब अगर आपका अर्थ आपका यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी किधर थी, इधर थी, तो ये जो अर्थ है वो घूम जाता है 90 डिग्री पर ऐसा, 90 डिग्री पर घूम जाता है ऐसा, है ना। तो जो आपका ये डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से कैसे दिखेगा, जो ये आपका ये है, ये पूरा सिस्टम PM2 जो है वो नीचे आ जाएगा, PM2 जो है, M2 जो है वो नीचे आ जाएगा, M1 जो है वो इधर आ जाएगा, और जो आपका टेलीस्कोप है वो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री से। ये जो दिख रहा है ये इस तरीके से मूव होगा, इस तरीके से, ठीक है। पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपन, ये जो M1 का डायरेक्शन है वो M1 यहाँ से हट कर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो M2 है, M2 जो ऐसा है वो M2 भी ऐसा हो जाएगा, और टेलीस्कोप जो ऐसा है वो भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अपन सबका डायरेक्शन अपन मूव कर रहे हैं, तो मूव करने पर हमारा चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर यदि उपकरण को 90 डिग्री घुमाया जाता है तो जो PM1 की दिशा है पृथ्वी की गति की दिशा में, तथा PM2 की जो दिशा है पृथ्वी की गति की दिशा में बदल जाता है। क्या बोलने का मतलब है, जो PM1 है, जो PM1 था, P से M1, ये क्या था, लंबवत था, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा किसकी दिशा में, पृथ्वी की गति की दिशा में। और जो PM2 है, PM2 वो पृथ्वी की गति की दिशा में, PM2 की जो दिशा है वो पृथ्वी की गति के लंबवत। अगर पृथ्वी की गति किधर है, ये पृथ्वी की गति ऐसा है, तो PM1 अभी किधर हो गया, ये है P और ये है M1, ऐसा हो जाएगा। और जो M2 है वो M2 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। मतलब P आपका वही है, M2 नीचे आ जाएगा और M1 किधर चला जाएगा, ऐसा। ये है आपका 90 डिग्री से मूव। बोलने का मतलब है ये ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा P, ये आपका ये पोजीशन आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पर बताया PM2 की दिशा पृथ्वी की गति की दिशा के लंबवत हो जाती है। यहाँ पर आप डेल्टा टी
जैसे आपने वहाँ पर डेल टी निकाला था, वहाँ पर डेल, इसको डायरेक्ट करना है, पूरा नहीं करना है, बहुत लंबा हो जाता है ये। साम्यांतर और पथांतर या मार्गांतर निकाल, डेल टी डैश इक्वल टू क्या होता है, जैसे वहाँ पर टी टू माइनस टी वन होता है तो यहाँ पर टी टू डैश माइनस टी वन हो जाएगा। तो बताइए जो टी टू डैश है वो किसका है, सेकेंड सम है, तो वो किसके बराबर होगा, टी वन के बराबर होगा, और टी वन डैश किसके बराबर होगा, टी टू के बराबर होगा। क्यों, जितना समय आपको सेकेंड वाले को लग रहा है उतना समय पहले वाले को लगता था, क्योंकि आप इंटरचेंज हो गए ना, जहाँ पर पी एम टू था वहाँ पर पी एम वन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता था हमको टी वन, इस बार कितना लगेगा हमको टी टू डैश, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगता था हमको टी वन डैश लगता था, टी टू डैश लगता था, तो वहाँ पर टी टू लगता था, वहाँ पर टी वन डैश आ जाएगा, मतलब टी वन माइनस टी टू रख सकते हैं। अब टी वन माइनस टी टू को अपन पलट देने पर माइनस कॉमन निकलता है, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन का वैल्यू कितना आया था, एल वी स्क्वायर अपॉन में सी क्यू, माइनस में आएगा, ये डेल टी डैश निकल गया, समीकरण नंबर 12 हो गया। अब उसके बाद पथांतर निकालना है, पथांतर क्या होता है, डेल एक्स डैश, उसमें जैसे डेल एक्स निकाले थे यहाँ पर, वैसे ही अपन डेल एक्स डैश निकालते हैं, सी इंटू डेल टी डैश हो जाता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आता है माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब क्या करना है, फ्रिंजों में विस्थापन निकालना है। जब फ्रिंजों में विस्थापन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स माइनस डेल एक्स डैश, हमको टेलीस्कोप में क्या मिला था, फ्रिंज मिला था, तो उनके मध्य में विस्थापन कितना होता है वही अपने को निकालना है, डेल एक्स माइनस डेल एक्स डैश। इससे क्या पता चलता है, दोनों का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, टू एल वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, आपका क्या है, एक्स है। ठीक है, अगर हम L1 व L2 अप्रॉक्सीमेट अपन इसका कुछ वैल्यू मान के चलते हैं कि L1 और L2 का वैल्यू 11 मीटर, मैंने बताया था L1 और L2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो L1 और L2 इज इक्वल टू 11 मीटर, और V का वैल्यू आपको मालूम है 3 × 10⁴ अपन अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहे हैं, और C का वैल्यू आपको पता है ना। तो यहाँ पर अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपन किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, X का वैल्यू निकाल सकते हैं। X का वैल्यू कैसे निकलेगा, X का वैल्यू किससे निकलेगा, X का वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर L का वैल्यू, V का वैल्यू और C का वैल्यू रखने से X का वैल्यू कितना आ जाता है, एक्स का वैल्यू जो आएगा उससे अपन एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट अपने जो डिफरेंस है तरंग दैर्ध्य के अनुसार डिफरेंस कितना मिलता है, 0.4 मिलता है। लैम्डा का वैल्यू भी आप बुक से देख सकते हैं, दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप निकालना है तो वहीं पर करेंगे तो भी ठीक है। इसके बाद क्या होता है 0.4, मतलब आपको ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है 0.4 मीटर का मिलता है आपको, फ्रिंज में जो डिफरेंस है, फ्रिंजों में विस्थापन है 0.4 मिलता है। लेकिन अपन जो माइकलसन मोर्ले का जो ऋणात्मक परिणाम है वो ये बोलता है, ऋणात्मक परिणाम भी क्वेश्चन में आता है, तो वो क्या बोलता है, सावधानीपूर्वक प्रयोग करने के पश्चात भी x बराबर 0 प्राप्त होता है। बोलने का मतलब जो अपना 0.4 मिल रहा है वो मिलना मुश्किल है, हम कितना भी सावधानी से करें, मतलब कितना भी कोशिश करें, लेकिन अपना जो विस्थापन है वो इतना नहीं मिलता है, अपना विस्थापन 0 प्राप्त होता है। अतः v बराबर 0, अगर आपका x बराबर 0 है, अगर आपका x बराबर 0 है, ये कब हो सकता है, जब v बराबर 0 होने पर। अतः सभी दिशाओं में प्रकाश का वेग क्या होगा, समान होगा। प्रेक्षक व प्रकाश स्रोत की गति पर निर्भर नहीं करता, मतलब जो प्रकाश का वेग है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, प्रकाश स्रोत की गति पर निर्भर नहीं करता है, बोलता है, अर्थात ईथर अथवा निर्देश फ्रेम का प्रभाव प्रेक्षणीय नहीं है। ईथर का सिद्धांत गलत है, अतः गैलीलियन रूपांतरण परिमाण में माइकलसन मूल्य के परिमाण का कितना होता है, बिल्कुल विपरीत। बोलने का मतलब ये है कि हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जो डिफरेंस बोल रहे हैं माइकलसन मूल्य में, जो परिणाम से निकाला था कि डिफरेंस प्राप्त होता है, ये जो है वो कैंसिल हो जाता है, और आप जब प्रैक्टिकल करके जब ये निकालते हैं, इसको आगे और प्रैक्टिकल किया जाता है, तो अपने को ये जो डिफरेंस है वो आपको प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब है प्रकाश का जो वेग है वो निश्चित होता है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।